हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पार्ट 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस पाठ को मैंने दो भागों में बांटा है। भाग एक में हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक क्या है, इन्हें हम पहचानते कैसे हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या क्या है। भाग दो में हम पढ़ेंगे इन्हीं अम्ल और क्षारकों से बनने वाले कुछ लवण जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और उनके उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या है। हम अपनी छोटी कक्षाओं से अम्ल के बारे में ये तो जानते ही हैं कि इनका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसे याद करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक अपना सकते हैं। हमने लिखा बार, जिसमें बी है ब्लू के लिए, आर है रेड के लिए, ए है अम्ल या एसिड के लिए। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो अम्ल ब्लू लिटमस को लाल करता है। एसिड शब्द लैटिन के एसर शब्द से आया, जिसका अर्थ खट्टा होता है। अम्ल, क्षारक और लवण आवेशित परमाणुओं से बनते हैं। हम जानते हैं कि धातुओं में धनावेशित होती है और अधातु ऋणावेशित होती है। ये विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करके आबंध बनाते हैं, जिससे यौगिक बनते हैं। ये यौगिक विलयन में आयन मुक्त करते हैं। अम्ल विलयन में एच आयन मुक्त करता है, इसीलिए जल में यह विद्युत का संचालन करता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, क्या ठोस अम्ल भी विद्युत का संचालन करेगा? तो हमें लिखना है नहीं, क्योंकि अम्ल सिर्फ विलयन में एच आयन मुक्त करता है और इसलिए यह विलयन में ही विद्युत का संचालन कर पाएगा। अम्ल संक्षारक होते हैं। संक्षारक का अर्थ होता है कि यह दूसरे पदार्थों के साथ अभिक्रिया कर उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर इन्होंने धातु के साथ अभिक्रिया की तो उनकी जो ठोस गुण है उसे यह भुरभुरा कर सकते हैं या दूसरे और परिवर्तन कर सकते हैं। हमारी त्वचा को भी ये काफी हानि पहुंचा सकते हैं। अम्ल दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक या जैविक, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और दूसरे संश्लेषित, जिन्हें रसायनों द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है। दोनों ही तरह के उदाहरण, अम्लों के उदाहरण हमें याद करने हैं। प्राकृतिक अम्ल में फलों से मिलने वाला, खट्टे फलों से मिलने वाला, जैसे नींबू है, संतरा है, अम्ल है साइट्रिक अम्ल। दही से मिलने वाले अम्ल को तो हम जानते ही हैं, लैक्टिक अम्ल। इमली और अंगूर से मिलने वाला अम्ल है टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर से मिलने वाला अम्ल है ऑक्सैलिक अम्ल। संश्लेषित अम्ल और उनके रासायनिक सूत्र भी हमें याद करने हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसमें एक एच आयन है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें दो एच आयन है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसमें एक एच आयन है। फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, इसमें तीन एच आयन है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसमें एक एच आयन है। इस अम्ल को पानी में मिला के विनेगर बनाया जाता है, सिरका बनाया जाता है, जिसे हम चाइनीज डिशेस में डालकर खाते हैं। अब देखते हैं क्षारकों के गुण। क्षारकों के गुण अम्ल के गुणों से विपरीत होते हैं। क्षारक ऐसे रसायन हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और विलयन में ये OH आयन मुक्त करते हैं। छूने पर क्षारक साबुन जैसे लगते हैं। जल में घुलने पर क्षारक भी विद्युत का संचालन करते हैं। क्षारक भी संक्षारक होते हैं। क्षारकों के उदाहरण और उनके रासायनिक सूत्र भी हमें याद करने हैं, जैसे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। हमने भी देखा कि अम्ल और क्षारक दोनों ही संक्षारण करते हैं। तो स्वाद लेकर तो हम किसी अम्लीय या क्षारीय पदार्थ को नहीं पहचान सकते। इसके लिए हमारे पास होते हैं सूचक।
सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी विलयन में अम्लीय या क्षारीय पदार्थ की उपस्थिति को दर्शाते हैं। हमने देखा था, यदि हमने अम्ल में नीले लिटमस पत्र को डाला था तो वह लाल हो जाता है। इसी तरीके से यदि हम किसी क्षारक में लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो वह नीला हो जाएगा। तो ये लिटमस हुआ एक सूचक जो हमें अपने रंग परिवर्तन से अम्लीय या क्षारीय पदार्थ की पहचान करा रहा है। ऐसे ही सूचक होते हैं एक और तरह के, जिन्हें हम कहते हैं गंधीय सूचक। ये सूचक अम्लीय या क्षारीय पदार्थ में अपनी गंध में परिवर्तन कर देते हैं। सूचकों को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और दूसरे संश्लेषित या कृत्रिम सूचक जिन्हें हम रसायनों की मदद से प्रयोगशाला में बनाते हैं। प्राकृतिक सूचक में अभी हमने देखा था लिटमस, जो हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस अगर नीले रंग का है तो यह अम्ल में लाल रंग का हो जाता है, और अगर लिटमस लाल रंग का है तो यह क्षारक को पहचानने में मदद करता है, उसमें यह नीले रंग का हो जाता है। हल्दी जो हम किचन में प्रयोग करते हैं, ये हमें क्षारकीय पदार्थ को पहचानने में मदद करती है। हम देखते ही हैं कि यदि हमारे कपड़ों पे कभी हल्दी का दाग लग जाता है और उस पे हम साबुन लगाते हैं जो क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है, तो हल्दी का दाग लाल भूरे रंग का हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्षारक को यदि हमने हल्दी में मिलाया तो यह लाल भूरा सा रंग हो गया। लाल गोभी के पत्ते बैंगनी रंग के होते हैं। ये भी एक अम्ल क्षारक सूचक है जो अम्लीय विलयन में लाल रंग में बदल जाते हैं और क्षारक में यह नीले हरे रंग में बदल जाते हैं। गुड़हल के फूल भी अम्ल क्षारक सूचक है। अम्ल में ये गहरे गुलाबी में और क्षारक में यह हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही कई और फूल हैं जैसे पिटूनिया, जेरेनियम, जो अम्ल क्षारक सूचक है। हाइड्रेंजिया के फूल तो बहुत ही खास है, क्योंकि मिट्टी अम्लीय होने पर ये फूल ही नीले रंग के हो जाते हैं, और क्षार की मिट्टी होने पर ये फूल गुलाबी रंग के हो जाते हैं। अब जानते हैं संश्लेषित या कृत्रिम सूचक के बारे में। ये वे सूचक हैं जो मनुष्य द्वारा रसायनों की मदद से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फिनोल्फ्थालीन। ये अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है और क्षारकीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। ऐसा ही एक और कृत्रिम सूचक है मिथाइल ऑरेंज। अम्लीय विलयन में यह लाल रंग दिखाता है और क्षारकीय विलयन में यह पीला हो जाता है। गंधीय सूचक अभी आपको बताया था, वे सूचक हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय विलयन में बदल जाती है। गंधीय सूचक के उदाहरण है वेनिला। वेनिला वही जिसे हम आइसक्रीम और केक्स में खुशबू के लिए डालते हैं। लौंग, प्याज, ये तीनों ही अम्लीय विलयन में अपनी गंध बनाए रखते हैं, लेकिन क्षारकीय विलयन में ये अपनी गंध खो देते हैं। ऐसे ही एक और सूचक है जिसका नाम है सार्वत्रिक सूचक, जिसे हम प्रयोगशाला में बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। यह भी एक संश्लेषित सूचक है। यह सूचकों का मिश्रण है। इसे यदि हम किसी पदार्थ में मिलाते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को अलग अलग रंगों से व्यक्त करता है। एच आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है पीएच स्केल। पीएच में पी जर्मन शब्द पुसान से आया, जिसका अर्थ है शक्ति। इस स्केल में 0 से 14 तक पीएच नापा जा सकता है। यदि सार्वत्रिक सूचक को किसी पदार्थ में मिलाया जाता है तो वैसे ही रंग दिखाएगा जैसे हमें
इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं विबग्योर। एच चैन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच की संख्या उतनी ही कम होगी। आप नीचे देख सकते हैं, एच आयंस अगर बढ़ रहे हैं तो पीएच कम हो रहा है। पीएच अगर 1 से 2 की तरफ वृद्धि करता है तो एच आयंस 10 गुना कमी दर्शाते हैं। पीएच अगर 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। पीएच अगर 7 है तो विलयन उदासीन होगा। पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो विलयन क्षारकीय होगा। आप नीचे देख सकते हैं, 7 के बाद एच आयंस कम हो गए और ओ एच आयंस बढ़ने लगे तो विलयन क्षारकीय हो गए। प्रयोगशाला में हम पीएच पेपर पट्टी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसपे यदि हम किसी पदार्थ को डालते हैं तो इस पट्टी का रंग परिवर्तन होगा, जिसे हम पेपर पट्टी के ऊपर लगे कलर कोड से मैच करके पदार्थ का पीएच बता सकते हैं। तो इन सभी सूचकों से मोटा मोटा हमें यह पता चला कि जो अम्लीय पदार्थ है वो सार्वत्रिक सूचक या लिटमस से लाल रंग देते हैं, जो क्षारकीय पदार्थ है वो नीला रंग देते हैं, और जो उदासीन है वह हरा रंग देंगे। अम्ल और क्षारकों की पहचान के बाद अब देखते हैं अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण समझने के लिए हम अम्ल और क्षारकों की अलग अलग तत्वों और यौगिकों से अभिक्रिया कराएंगे। बच्चों को ये थोड़ी मुश्किल लगती है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगी। सबसे पहले हम करते हैं अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ। इसके लिए हम कोई भी अम्ल ले सकते हैं। यहां हमने लिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और अभिक्रिया कराई इसकी जिंक के साथ। जिंक एक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए यह सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है और साथ में बनाती है जिंक सल्फेट, एक लवण। हाइड्रोजन को साबुन के घोल में निकाला जाता है, उसमें इसके बुलबुले दिखाई देते हैं। इसे टेस्ट करने के लिए हम जलती हुई माचिस की तिल्ली हाइड्रोजन गैस के पास लेके आएंगे तो हमें एक पॉप ध्वनि सुनाई देगी। हाइड्रोजन गैस की ये पहचान है। इसी तरीके से हम दूसरे अम्ल और दूसरी धातु लेके अभिक्रिया करेंगे। सभी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। यदि हम क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सभी धातु क्षारकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। यहां पे हमने उदाहरण लिया क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड की और अभिक्रिया की उसकी जिंक के साथ। इसमें जिंक एक अभिक्रियाशील धातु है, वो हाइड्रोजन को विस्थापित करके बनाती है लवण सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। इस सूत्र को आपको याद करना है। साथ में बनी है हाइड्रोजन गैस। दूसरी अभिक्रिया है अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। यहां पे हमने अम्ल लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसमें आप कोई भी कार्बोनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरन कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सभी इसी तरीके से अभिक्रिया करेंगे। अम्ल और धातु कार्बोनेट से बनता है हमारा एक लवण सोडियम क्लोराइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O। यदि हम अम्ल की अभिक्रिया
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 से करते हैं, तब भी हमारे समान यौगिक उत्पाद बनते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O। कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानने के लिए यदि हम चूने के पानी में उसे प्रवाहित करते हैं तो उससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3, जो एक श्वेत अवक्षेप है। साथ में जल। कैल्शियम कार्बोनेट 3 रूपों में होता है, खड़िया, संगमरमर और चूना पत्थर। इस कैल्शियम कार्बोनेट में जल के साथ यदि अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाए तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3, जो जल में घुलनशील है। तीसरी है अभिक्रिया अम्ल और क्षारक को यदि हम मिला देते हैं तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें अम्ल के हाइड्रोजन आयन और क्षारक के OH आयंस एक दूसरे की प्रवृत्ति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बन रहा है हमारा एक लवण NaCl और साथ में जल का एक अणु। सभी अम्ल और क्षारक इसी तरह अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया दिखाते हैं। चौथी अभिक्रिया हमारी अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की। धातु जो है वो अम्लीय होते हैं, लेकिन धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारीय है। तो जब हम किसी अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह वैसे ही अभिक्रिया हो गई जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। यहां पर हमने हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड से की तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड एक लवण, साथ में जल H2O। इसी तरीके से जब हम किसी क्षारक की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ करते हैं, अधातु होती हैं क्षारीय, इनके ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, तो यह अभिक्रिया भी हो गई उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहां पे हमने उदाहरण लिया अधातु ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड और क्षारक लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिससे बन गया हमारा लवण कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में H2O। यदि हम जल में अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो जल में दोनों ही अपने आयन मुक्त करते हैं। क्योंकि दोनों ही आयन मुक्त कर रहे हैं इसलिए ये विद्युत का संचालन भी करेंगे। जल में अम्ल या क्षारक की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यानी ये बहुत ऊर्जा विसर्जित करती है। एक उदाहरण देखते हैं। HCl में हमने मिलाया पानी, तो H आयंस पानी के साथ मिला के बना देते हैं हाइड्रोनियम आयंस और साथ में क्लोराइड आयंस। पिछली स्लाइड में देखी थी हमने अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ। अब देखते हैं क्षारकों में जब जल मिलाया जाता है तो क्या होता है। क्षारक में जल मिलाने पर भी आयन उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में जल डाला H2O तो बना सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जब H2O डाला तो बना पोटेशियम आयन और OH आयंस। इसी तरीके से MgOH2 में जब जल डाला गया H2O तो बना Mg2+ आयन और OH आयंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल और क्षारक में जल मिलाने पर आयन उत्पन्न होते हैं। जल मिलाने पर
दोनों अम्ल व क्षारक में आयन की सांद्रता में कमी होती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है। इससे अम्ल व क्षारक तनुकृत हो रहे हैं। इसे दूसरी भाषा में समझ सकते हैं। अम्ल व क्षारक यदि सांद्र हैं, पानी मिलाने पर ये तनु अम्ल व क्षारक बनते हैं। अम्ल व क्षारक को जब पानी में मिलाया जाता है तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी भी होती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी को अम्ल में। आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर पानी में अम्ल डाला जा रहा है। अगर हम अम्ल में पानी डालेंगे तो अम्ल उछलकर हमें जला सकता है, क्योंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। सांद्र अम्ल व क्षारकों की बोतलों पर भी हम प्रयोगशाला में देखते हैं कि चेतावनी चिन्ह बना होता है, क्योंकि सांद्र अम्ल व क्षारक संक्षारक होते हैं। हमने देखा था अम्ल और क्षारक दो तरह के होते हैं, सांद्र और तनु। सांद्र को हम प्रबल और तनु को हम दुर्बल भी कह सकते हैं। ये प्रबल और दुर्बल या इनकी शक्ति किस आधार पर है, इसके लिए हम अम्ल के और क्षारक के जलीय घोल बनाते हैं। यदि जलीय घोल में अम्ल अधिक एच उत्पन्न करता है तो वह होता है प्रबल अम्ल। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, जब इसमें पानी मिलाया गया तो इससे बना एच आयन, पानी में मिलकर ये बन गए हाइड्रोनियम आयन और साथ में बने क्लोराइड आयन। तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक प्रबल अम्ल है। दूसरे और प्रबल अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। अगर अम्ल जलीय विलयन में कम एच उत्पन्न करेगा तो वह होगा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल के उदाहरण है एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बोनिक अम्ल HCO3। इसी प्रकार यदि क्षारक जल में पूरी तरह आयनित होकर अधिक OH उत्पन्न करता है तो वह होता है प्रबल क्षारक। यहां पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब इसमें जल मिलाया जाता है तो इससे बनते हैं सोडियम आयन और OH आयन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक है। दूसरे और प्रबल क्षारक होते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस। क्षारक यदि जलीय विलयन में कम आयन उत्पन्न करते हैं, आयन कौन से उत्पन्न करेंगे? क्षारक OH आयन। तो अगर ये कम आयन उत्पन्न करते हैं, ऐसे क्षारकों को हम बोलते हैं दुर्बल क्षारक। इसका उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया में जब पानी मिलाया जाता है तो बनते हैं अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। हमारे दैनिक जीवन में भी पीएच का बहुत महत्व है। यहाँ पे मैंने कुछ पदार्थ लिखे हैं जिनका पीएच हमें याद करना है, जैसे जठर रस 1.2, नींबू का रस 2.2, टमाटर का रस 4.1, कॉफी 5, अम्लीय वर्षा 5.6, वातित पेय कोल्ड ड्रिंक अम्लीय है, इसका पीएच है 6, सावचल रक्त 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। क्या आप जानते हैं हमारा शरीर सिर्फ पीएच 7 से 7.8 पीएच परास के अंदर ही काम करता है। कुछ जीवों का तो पीएच परास जीवित रहने के लिए इससे भी कम है। यदि अम्लीय वर्षा होती है और ये वर्षा का जल बहकर नदियों में मिल जाता है
तो इससे जलीय जंतुओं के मरने की संभावना रहती है। पौधों को भी मिट्टी के एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है अपनी वृद्धि के लिए। यदि मिट्टी अम्लीय हो गई है तो कई बार उसमें उर्वरक या खाद मिलानी पड़ती है जो क्षार की है। इसी तरीके से हमारा पेट में पीएच अम्लीय होता है। अपच की स्थिति में अधिक अम्ल उत्पन्न होता है जो हमें परेशान करता है, और इससे राहत के लिए हमें कोई क्षारकीय पदार्थ का प्रयोग करना पड़ता है जिसे हम एंटासिड कहते हैं। एंटासिड का उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारे मुंह का पीएच भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो शर्करा को तोड़कर अम्ल बनाते हैं। यदि ये अम्ल का पीएच 5.5 से कम हो गया तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं। कुछ जानवर और पौधे अपनी आत्मरक्षा के लिए अम्ल उत्पन्न करते हैं, जैसे मधुमक्खी के डंक में मेथोनिक अम्ल होता है। इससे जब हमें मधुमक्खी काटती है तो हमें दर्द और जलन महसूस होती है। इससे राहत के लिए हम डंक वाले हिस्से पर कोई क्षारक को लगा सकते हैं, जैसे खाने का सोडा। पौधे जैसे नेटल पादप भी अम्ल छोड़ते हैं। इनके बालों से मेथोनिक अम्ल निकलता है। अगर ये पत्तियां इस पौधे की हमें छू जाती हैं तो हमें जलन होती है। डाक पौधे की पत्तियों को जलन वाले हिस्से पर रगड़ने से जलन दूर होती है। इसका मतलब हुआ डाक पौधे की पत्तियों में कोई क्षारकीय पदार्थ होता है। डाक पौधे अधिकतर नेटल पौधे के पास ही पाए जाते हैं। मैं आशा करती हूँ इस पाठ के भाग 1 के वीडियो को देखकर आपको अम्ल व क्षारक के भौतिक और रासायनिक गुण समझ में आ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो बिना झिझके आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिखकर भेज सकते हैं। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी। भाग 2 में हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारकों से बनने वाले कुछ लवण जो हमारी पुस्तक में दिए गए हैं और उनके दैनिक जीवन में उपयोग। अगर आपको इस पाठ को समझने में मेरे इस वीडियो से मदद मिली तो इसे लाइक करना ना भूलिए। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इस बेल आइकन को दबाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।